लगे हौसला तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 का टॉपिक 1 करा दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 5 का टॉपिक 2। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि जो लोग हैं वो शासक कैसे बनते हैं, ओके, वहाँ जनपद कैसे थे, ठीक है, कैसे कैसे जनपद बने। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, करीब 2500 साल पहले जो जनपद थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे बच्चों, ठीक है, इसीलिए उनको महाजनपद कहा जाने लगा। जैसा कि आपको ये नीचे मानचित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ जनपद और महाजनपदों को शो किया हुआ है। तो इनमें क्या था कि अधिकतर जो महाजनपद होते थे ना बच्चों, उनकी एक राजधानी होती थी। अब जो ये राजधानियाँ थी उनकी ना किलेबंदी की हुई थी, उनको मतलब चारों ओर से लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उन्होंने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से क्या किया कि अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने इन किलों का निर्माण किया था। अब कुछ राजा जो थे वो अपनी राजधानी की चारों ओर क्या करते थे, विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी प्रसिद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ओके, फिर जो इस किले के अंदर लोग रहते थे और उस क्षेत्र पर जो नियंत्रण रखना था वो भी इससे इजी हो जाता था। कई तरह क्या होता था कि इस तरह की जो विशाल दीवारें बनाने के लिए एक मतलब प्लानिंग की आवश्यकता थी, और इसमें लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम भी करना होता था, और उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। बहुत से स्त्री पुरुष बच्चों ने भी बहुत सा परिश्रम किया होगा। तो अब क्या था कि जो अब लोग थे, जो राजा थे, वो सेना रखने लगे थे, और वो क्या करते थे कि सिपाहियों को नियमित वेतन देके, ठीक है, नियमित वेतन देके वो पूरे साल के लिए उनको रख लेते थे। और कुछ भुगतान वो कैसे करते थे कि आहत सिक्कों के रूप में करते थे। अब आहत सिक्के क्या होते हैं बच्चों? आहत सिक्के जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगी, ठीक है, डीपली मैं आपको चैप्टर 8 में बताऊंगी कि आहत सिक्के जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो कर प्रणाली थी वो क्या थी। अब देखिए, जो महाजनपदों के राजा हैं वो इतने विशाल किले बनवाते थे, इतनी विशाल सेना रखते थे कि उसके लिए उन्हें ना प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी बच्चों। अब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की भी नीड सुनी होती थी। तो ये जो महाजनपदों के राजा होते थे वो लोगों के द्वारा जो समय समय पर उपहार पहले लोग लेके आते थे ना राजा के लिए, हमने पढ़ा था जनपद के टाइम पे। लेकिन अब क्या था कि अब जो राजा के लिए लोग उपहार लाते थे, अब राजा उन उपहारों पर डिपेंड ना रहकर वो नियमित रूप से कर वसूलने लगा था। मतलब उसने अब एक कर फिक्स कर दिया था कि भाई ये तो आपको देना ही देना है। अब मैं उपहारों पे वो डिपेंड नहीं रहते थे। अच्छा, वो कर क्या थे, वो देखिए क्या थे कि सबसे पहले तो फसलों पर कर लगाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण कर कौन से थे? जो फसलों पर लगाए गए थे। वो क्या थे कि जो उपज का 1/6वां हिस्सा होता था ना, वो कर के रूप में लिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे बच्चों? भाग बोलते थे। फिर तक कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, ठीक है, जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब वो मेहनत करते थे उसके बदले में। कैसे कि जो बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, वो क्या करते थे कि राजा के लिए महीने में क्या करते थे, 1 दिन कम से कम उनको राजा के लिए काम करना होता था। फिर जो पशुपालक थे ना बच्चों, उनको भी जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी सामान खरीदने और बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। और जो संग्राहक होते थे, आकेटक होते थे, उनको भी जो जंगल से वस्तुएं होती थी ना वो देनी होती थी इसके बदले में। अब देखिए, फिर जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजिंग देखने को मिले थे। तो क्या थे कृषि में परिवर्तन, कि जो कृषि में बच्चों 2 बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। जो हल थे ना, हल पहले किस चीज़ के बने होते थे? हल
मेनली लकड़ी के बने होते थे। लेकिन अब क्या था, अब ये जो हल्के फाल है वो लोहे के बनने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो कठोर जमीन है उसको लकड़ी के फाल की तुलना में किसकी जरूरत थी? लोहे के फाल की जरूरत थी, क्योंकि उससे क्या था, इजली जो जमीन थी वो जोती जा सकती थी। अब फसलों की उपज भी बढ़ गई थी, क्योंकि अच्छे तरह से जो हमारी ये थी जमीन वो जोती जाने लगी थी। तो अब लोगों ने क्या किया कि जो धान के पौधे है ना उनका रोपण शुरू कर दिया। मतलब पहले तो क्या करते थे लोग कि खेतों को ना, खेत में बीजों को ऐसे ही डाल देते थे और बीज छिड़क के फिर पैदावार करते थे। लेकिन अब उन्होंने ना, मतलब बीज बोने की बजाय, सॉरी, बीज बिखेरने की बजाय रोपना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पौध तैयार करी उन्होंने धान की, तो धान की पौध तैयार करके उन्होंने रोपना शुरू किया। इससे पहले की तुलना में पौधे ज़्यादा जीवित रह सकते थे और पैदावार भी बहुत ज़्यादा होने लगी। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था, और जो परिश्रम करते थे वो कौन होते थे? मेनली दास, दासी, भूमिहीन खेती मजदूर, जिनको क्या बोलते थे? कम्मकार, मतलब जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों सूक्ष्म निरीक्षण में मगध राज्य के बारे में और वज्जी राज्य के बारे में। ये जो राज्य थे बहुत शक्तिशाली राज्य थे उस टाइम पे। ठीक है, क्या थे वो कि देखो 200 साल के भीतर जो मगध राज्य है ना वो बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। जनपद मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोगों के बसने की जगह है उसको क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। अब देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां जो थी वो मगध से होकर बहती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है स्टूडेंट्स। मेनली सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, किसी को भी उठा के देख लीजिए आप, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे एग्जामिनर किसी भी वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो मगध से होकर नदियां बहती थी वो कौन सी थी, उनके नाम लिखिए। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया हुआ है तो आप बता दोगे कि गंगा और सोन नदियाँ थी। या फिर वो ये भी पूछ लेगा कि गंगा और सोन नदियाँ कौन से राज्य से होकर बहती थी। तो मतलब किसी भी वे से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका अच्छे से जवाब दे सकते हो। तो बच्चों, आपको ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जो यातायात है, जल वितरण है, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, मगध का एक हिस्सा था जो जंगलों से भरा पड़ा था, और उस जंगल में क्या होता था, उस जंगल में बच्चों हाथियों को पकड़ा जाता था और उन्हें शिक्षा दी जाती थी ताकि उसको सेना के काम में वो लोग लगा सके। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। फिर क्या था कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी ये जो लोहे थे, लोहे ऐसा की खदानें भी मिली है जो हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। अब देखिए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मगध है ना उसमें दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। कौन कौन से थे वो शक्तिशाली शासक? बिंबिसार और अजातशत्रु। देखिए, ये सीटेट में आया हुआ था क्वेश्चन कि मगध में जो शक्तिशाली शासक थे उनके नाम बताइए। तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो थे बेटा बहुत शक्तिशाली शासक। अब क्या था कि एक और महत्वपूर्ण शासक थे उस टाइम पे, जिनका नाम क्या था? महापद्मनंद। क्या था? महापद्मनंद। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र था वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अब बिहार में क्या था कि जो राजगृह था, जिसको हम आधुनिक राजगीर बोलते हैं, कई सालों से वो मगध की राजधानी बनी रही थी। और बाद में क्या बनाई राजधानी? पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। अब 2300 साल पहले की बात है बच्चों कि जो मैसिडोनिया का जो शासक था, जो राजा था सिकंदर, वो क्या करना चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था। अब पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था वो, तो सफल भी नहीं हुआ था, तो फिर भी उसने क्या किया कि पश्चिमी एशिया, मिस्र और कई राज्यों को जीतता हुआ वो कहाँ पे पहुंच गया था? भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों किया बच्चों उसके सिपाहियों ने इनकार? क्योंकि वो इस बात से डरे हुए थे कि जो भारत के शासक है ना, उनके पास बहुत सारे रथ, पैदल और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो देखिए, अब हमने पढ़ा मगध के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वज्जी के बारे में, क्योंकि मगध और वज्जी बहुत शक्तिशाली राज्य थे उस टाइम पे। तो वज्जी क्या थे? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध जो है वो शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो उसके नज़दीक ही पड़ता था बच्चों ये
जो वज्जी राज्य था। अब इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? इसकी राजधानी थी वैशाली, मतलब बिहार। तो यहाँ पे क्या था कि अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गण या संघ। अब देखिए, गण शब्द का जो प्रयोग है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जबकि जो संघ होता था वो किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। अब इस गण या संघ में क्या होते थे बच्चों? बहुत सारे शासक होते थे, मतलब एक शासक ना होकर उसमें कई सारे शासक होते थे। और कभी कभी तो लोग क्या करते थे कि एक साथ ही शासन करते थे। तो जिसमें क्या होता था कि सभी व्यक्ति राजा होते थे, एक व्यक्ति राजा नहीं होते थे। इसमें क्या होता था? प्रत्येक व्यक्ति शासक होता था। अब राजा क्या करते थे कि बहुत सारे अनुष्ठानों को ये एक साथ संपन्न करते थे, मतलब सभाओं में बैठ के ये बातचीत करते थे, बहस भी होती थी, कई बार वाद विवाद भी हो जाता था। और जब ये शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए क्या करते थे? बहुत सारी चर्चाएं भी करते थे। अच्छा, जो स्त्रियां होती थी, दास होते थे, कम्मकार होते थे, मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ठीक है, भूमिहीन मजदूर जो होते थे उनको कम्मकार बोलते हैं। इन लोगों को क्या किया जाता था कि सभाओं का पार्ट नहीं बनने दिया जाता था, मतलब ये लोग ना इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए, बुद्ध और महावीर है बच्चों, ये दोनों ही ना गण और संघ से रिलेटेड थे। इनका संबंध था गण और संघ से। इनके बारे में हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली। तो अब बौद्ध साहित्य में क्या था कि जो संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ओके, अब देखिए, एक अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में एक वर्णन दिया हुआ है बच्चों, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये वर्णन कहाँ से लिया गया है? ये दीर्घ निकाय से लिया गया है। और दीर्घ निकाय क्या है बच्चों? ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें क्या व्याख्यान दिए गए हैं? बुद्ध के व्याख्यान दिए गए, और जिसको कब लिखा गया था? 2300 साल पहले, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे वीडियो को पॉज करके कि क्या था अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच में। अब देखिए, कई शक्तिशाली राजा जो थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य जो है वो अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि गुप्त जो शासक थे उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था, जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट करा दिया है। और बच्चों, मैं आपको इसके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 5 और 6 के इकट्ठे ही कराऊंगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको चैप्टर 6 स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।